अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं माजिद अली खान और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं फलस्तीनियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। इसराइल से दूसरे रोज जंग मजीद तेज हो गई है। ऑपरेशन तूफान अल-अक्सा में हमास और इस्लामी जिहाद के हमलों में इसराइली फौज के कर्नल समेत 600 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि इसराइली कार्रवाइयों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 370 हो गई, जिनमें 20 बच्चे भी शामिल हैं। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। मस्जिद अक्सा में मुसलमानों पर पाबंदियां और पुरतशद्दुद कार्रवाइयां, फलस्तीनी इलाकों में यहूदियों की मुसलसल आबादकारी, फलस्तीन की नाकाबंदी के जरिए ग़ज़ाई बहरान, नौजवानों का कत्ले आम और 7,000 से ज़ायद गिरफ्तारियां। आखिरकार लावा फट पड़ा। गजा के मुख्तलिफ इलाकों से इसराइली कब्जा छुड़ाने के लिए हमास का तारीखी ऑपरेशन, जंग पूरी सेहूनी रियासत तक फैल गई। लबनान ने भी अपने इलाकों से कब्जा छुड़ाने के लिए जंग में शामिल होने का ऐलान कर दिया। हमास और इस्लामी जिहाद ने कब्जा करके बनाई गई कई यहूदी आबादियां खाली करा ली। फजा और समंदर से कारकुनों ने पेशकदमी की तो इसराइली फोर्सेस पीछे हटने पर मजबूर हो गईं। इसराइल के जेर कब्जा मुख्तलिफ इलाकों में अब भी झड़पें जारी हैं। हलाक होने वाली यहूदियों में फौज के आला अफसर और पुलिस हुक्काम भी शामिल हैं, जबकि मुतअद्दिद को गिरफ्तार किया जा चुका है। सेहूनी रियासत ने गजा में निहत्ते शहरियों पर बमबारी करके खिफ़्फ़त मिटाने की कोशिश की है। मस्जिद, कारोबारी मराकज़, वतन टावर और दर्जनों इमारतें तबाह की जा चुकी हैं। बच्चों समेत मुतअद्दिद अफराद शहीद हुए हैं और हज़ारों ज़ख्मी अस्पताल मुंतकिल किए गए हैं। इसराइली वज़ीर आज़म ने जंग का ऐलान करते हुए गजा को खाली करने की धमकी दे दी है। इसराइली बर्बरियत के बाइस मशरिक़ वुस्ता में जंग फैलना शुरू हो गई है। लबनान की तंजीम हिज़्बुल्लाह भी अब मैदान में है। हिज़्बुल्लाह ने शिबा फार्म्स में इसराइल की 3 फौजी चौकियों को निशाना बनाया है, जबकि इम्कान है कि शाम भी जल्द इस जंग में शामिल हो जाएगा। जबकि गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में लाशें बिखरी हुई हैं। जगह जगह तबाही के मनाजिर हैं। कहीं गाड़ियाँ तबाह हुई तो कहीं लाशें पड़ी हुई हैं। गाड़ियों से बुलंद होते शोले सूरत हाल की शिद्दत का पता दे रहे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू फौजी हुक्काम से मुसलसल ब्रीफिंग ले रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इसराइली फ़ौज मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। उधर फलस्तीनी मीडिया ने इसराइली जेलों में कैद फलस्तीनियों की तफसीलात जारी की हैं, जिनके मुताबिक 5,000 से ज़्यादा फलस्तीनी इसराइली जेलों में हैं। निहत्ते फलस्तीनियों पर मजालिम ढाने वाले यहूदी आबादगार हमास के हमलों से डरकर मुल्क छोड़कर भागने लगे हैं। इस वक्त इसराइल के एयरपोर्ट पर मुल्क छोड़कर जाने वालों का हुजूम है। कई यूरोपीय मुल्कों की जानिब से भी हंगामी परवासों का बंदोबस्त किया गया है। ज़्यादातर इसराइली शहरी अमरीका और कनाडा भाग रहे हैं। इसराइलियों का कहना है कि यूरोप भी फ़लस्तीनी मुजाहिदीन से दूर नहीं है। हमास के इसराइल पर हलाक किए गए 5 इसराइली फ़ौजी कमांडर्स की तस्वीर जारी कर दी गई हैं। जारी करदा तस्वीर के साथ बताया गया कि इन जालिमों ने जनन, नाबलुस, मगरबी किनारे, तोलकरम और दीगर इलाके में हमारे घरों पर हमले किए थे। अब ये हमारे कदमों तले हैं। इसराइली मीडिया ने भी अपनी फ़ौजी कमांडर्स की हलाकत की तस्दीक की है। इसराइली रुकने पार्लियामेंट भी नेतन्याहू की हुकूमत पर फट पड़े। कहते हैं कि मौजूदा सूरत हाल की जिम्मेदारी इसराइली हुकूमत की पॉलिसियों पर आयद होती है। अफ्रीका से बाएं बाजू के हदश इत्तेहाद के रुकन हैं। गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू कहते हुए कहा कि बार बार इसराइली हुकूमत की वार्निंग दी गई थी कि अगर हुकूमत ने अपनी पॉलिसियां ना बदली तो कुछ भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि हम तमाम बेगुनाहों पर हमलों के खिलाफ हैं। हम फ़लस्तीन पर इसराइली फ़ौज के हमलों की भी मजम्मत करते हैं। हमास के हमलों में अमरीकियों की हलाकतों की भी इतलात हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथोनी ब्लिंकन ने यह बात मीडिया से गुफ्तगू में कही। एंथोनी ब्लिंकन ने कहा कि इसराइली इलाकों की सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। अपने शहरों के बारे में तफसीलात भी हासिल की जा रही हैं। इस्लामी ताउन तंजीम ने अपने एलामिये में ग़ज़ा की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार कर दिया है। OIC ने ग़ज़ा में इसराइली जारियत की मज़म्मत करते हुए फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली मज़ालिम रुकवाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा से किरदार अदा करने का मुतालबा किया है। इस्लामी ताउन तंजीम के मुताबिक ख़ित्ते में इसराइली मज़ालिम अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह है। सलामती कौंसिल फ़लस्तीनियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए सियासी अमल शुरू करे। 2 रियासती हल ही मशरिक़ वस्ता के अमन के लिए ज़ामिन हो सकता है। निगरा वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने फ़लस्तीनियों के खिलाफ काबिज़ इसराइली अफवाज के तशद्दुद और जबर को फ़ौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा कर दिया। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि पाकिस्तान को मशरिक़ वस्ता में बढ़ते हुए तशद्दुद और मासूम जानों के ज़िया पर गहरी तशवीश है। मौजूदा सूरत हाल में फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती के तौर पर खड़े हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक 1967 से पहले की सरहदों की बुनियाद पर काबिल अमल और ख़ुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ज़रूरी है। मुख्तलिफ ममालिक में हमास की हिमायत और इसराइल की मजम्मत में रैलियों और मुजाहरों का सिलसिला शुरू हो गया है। लोगों ने खुलकर इसराइली मजालिम की शदीद मजम्मत की। कनाडा और मैनचेस्टर में बड़ी रैलियां निकाली गईं।
کو آزاد کرو، فلسطین کو آزاد کرو، یہ نعرے لگاتے لوگ پاکستان یا کسی اسلامی ملک میں نہیں بلکہ مانچسٹر میں ہیں۔ ہاتھوں میں فلسطینی جھنڈے لیے مرد، خواتین اور بچے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے نعرے لگاتے رہے۔ اس موقع پر مظاہرین کا جوش و جذبہ عروج پر تھا۔ کینیڈا میں بھی اسرائیل کے خلاف اور فلسطینیوں کی حمایت میں مظاہرہ کیا گیا۔ جتنے منہ اتنی باتیں۔ حماس اور حزب اللہ کے اسرائیل پر حملے کے بعد دنیا بھر کے میڈیا کے ساتھ سوشل میڈیا کا بھی سب سے بڑا موضوع اسرائیل کی تباہی بنا ہوا ہے۔ انڈیا اور اسرائیل کے جعلی سوشل میڈیا اکاؤنٹ لوگوں کی توجہ حاصل کرنے میں ناکام ہو گئے۔ سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر حماس کا اسرائیل پر تاریخی حملہ سب سے بڑی خبر ہے۔ ایکس پر فلسطین، طوفان الاقصی، طوفان القدس، سپورٹ فلسطین اور دیگر ٹرینڈز ہر وقت دیکھے جا رہے ہیں۔ دنیا کے مختلف ممالک میں حماس کے حملوں اور فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے لوگ سوشل میڈیا پر اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو دہائیوں سے جاری ظلم و بربریت کی وجہ سے یہ دن دیکھنا پڑا۔ عالمی سطح پر حماس اور حزب اللہ کی بڑی کامیابی اور اسرائیل کی شکست پر اسلام دشمن بھی متحرک ہو گئے۔ نام نہاد انڈین اور اسرائیلی سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے حماس اور حزب اللہ کے خلاف بھی پروپیگنڈا شروع کیا، لیکن اسے خاطر خواہ پذیرائی نہ مل سکی کیونکہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ حماس کے حملوں نے اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کا گھمنڈ پل بھر میں خاک میں ملا دیا۔ اسرائیلی خفیہ ایجنسی کا دنیا بھر میں سب سے طاقتور ہونے کا بھرم پل بھر میں ٹوٹ گیا ہے۔ صہیونی میڈیا نے اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کو بڑی فوجی اور انٹیلیجنس شکست ہوئی ہے۔ یہودی میڈیا نے بھی اپنی فوج کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ خواب خرگوش کے مزے لوٹتے یہودی فوجی افسران کی بڑی تعداد کو سوتے ہوئے ان کے کمروں سے گرفتار کیا گیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ اونچی دکان اور پھیکا پکوان، اگر یہ بات موساد کے لیے کہی جائے تو غلط نہ ہوگی۔ خود یہودی میڈیا نے اسرائیل کے کھوکھلے دفاعی نظام اور بھوکس انٹیلیجنس کا بھانڈا پھوڑ ڈالا، جس سے اسرائیل کی بہترین خفیہ ایجنسی ہونے کا بھی بھرم ٹوٹ گیا۔ اسرائیل پر تابڑ توڑ کارروائی کے بعد موساد سے دنیا کی سب سے طاقتور ترین ایجنسی ہونے کا پردہ بھی چاک ہو گیا۔ اسرائیلی اخبار کے مطابق اسرائیلی انٹیلیجنس کی ناکامی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ متعدد اعلیٰ فوجی افسران اور اہلکاروں کو سوتے ہوئے ان کے کمروں سے گرفتار کیا گیا۔ خود اسرائیل کے اعلیٰ دفاعی عہدیداروں کو چپتے ہوئے سوالات کا سامنا ہے کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ دوسروں کے گھروں کی خبر رکھنے والی خفیہ ایجنسی اپنے گھر کے اندر ہونے والی کارروائیوں سے یکسر طور پر لا علم رہی۔ یہودی قابض فوج کے کمانڈرز کو اس بات کی بھنک بھی نہ پڑ سکی کہ حماس ان کے سایوں سے بھی زیادہ قریب موجود ہے۔ رائٹرز کے مطابق یہ حملے 1973 کی عرب اسرائیل جنگ کے 50 سال مکمل ہونے کے ایک دن بعد کیے گئے۔ سابق امریکی نیشنل انٹیلیجنس افسر جوناتhan بیناکاف کا کہنا ہے کہ انٹیلیجنس کی ناکامی ہے، یہ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ غزہ کے لیے اسرائیل کی جارحانہ اور کامیاب سمجھے جانے والی پالیسی مکمل طور پر ناکام ہوئی ہے۔ اسرائیلی سیکیورٹی ایجنسی کے حکام کا کہنا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ یہ وہ سوال ہے جو اسرائیلی حکام بہترین وسائل کی موجودگی کے باوجود بھی سمجھنے سے قاصر ہیں۔ تاہم دنیا اب بھی یہ بات سمجھنے سے قاصر ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اسرائیلی انٹیلیجنس کو اس حملے کی خبر تک نہ ہو سکی۔ دوسری جانب مصر کے شہر اسکندریہ میں پولیس اہلکار کی فائرنگ سے 2 اسرائیلی سیاح ہلاک ہو گئے۔ مصر کے وزیر داخلہ کے مطابق فائرنگ کے نتیجے میں 2 اسرائیلی سیاحوں سمیت ایک مصری شہری بھی ہلاک ہوا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق پولیس کی جانب سے فوری ایکشن لیتے ہوئے فائرنگ کے مقام کو سیل کر دیا گیا ہے۔ غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف مجلس وحدت المسلمین کی جانب سے اسلام آباد میں احتجاجی ریلی۔ مجلس وحدت المسلمین نے مشرق وسطیٰ میں حالیہ کشیدگی کا ذمہ دار اسرائیل کو قرار دے دیا ہے۔ پاکستانی حکومت سے فلسطین کی کھل کر حمایت کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ تفصیلات اسلام آباد سے اس رپورٹ میں۔ مجلس وحدت مسلمین ضلع اسلام آباد نے فلسطینی مظلومین سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی۔ ریلی کی قیادت سیکرٹری جنرل MWM ناصر عباس شیرازی اور مرکزی رہنما علامہ مقصود ڈومکی نے کی۔ شرکاء نے امریکہ و اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگائے۔ ناصر شیرازی نے ریلی سے خطاب میں کہا، جس طرح حماس کے مجاہدوں نے اسرائیل کا غرور خاک میں ملایا، اسرائیل کا جلد خاتمہ ہوگا۔ آج پتہ چلا ہے اللہ کے ساتھ اگر کوئی انسان متمسک ہو جائے تو اس کی طاقت ہوا کیا کرتی ہے، اور وہ کیسے بڑے بڑے جبر کے اور فرعونوں کے لشکروں کو مسمار کر دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ علامہ مقصود ڈومکی نے کہا کہ اسرائیلی مظالم پر مجرمانہ خاموشی اختیار کرنے والی عالمی برادری آج فلسطینی مزاحمت پر بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ آج غاصب اسرائیل کی نیند اڑ چکی ہے، فلسطین کی آزادی کا خواب قریب آ چکا ہے۔
मुकर्रिरीन ने तमाम सूरत हाल का जिम्मेदार इसराइल को करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान के हुक्मरान होश के नाखुन लें और फलस्तीन की हिमायत के असूली मौक़िफ़ की खुलकर हिमायत करें। और अभी आपको अपडेट करेंगे, इमामिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन कराची ने पुरानी नुमाइश चुरंगी पर इसराइल के खिलाफ फ़लस्तीनी मुजाहिदीन के अजीम शान हमले में कामयाबी और फ़लस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए जश्न का एहतमाम किया है। शुरका ने फ़लस्तीन का झंडा भी उठाया हुआ है। इस वक्त तमाम सूरत हाल क्या है, अजहर सैयद से जानते हैं। अजहर, बताइएगा जश्न में कौन कौन शरीक है, जश्न के शुरका का क्या कहना है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त नुमाइश चौरंगी पर मौजूद हूँ और नुमाइश चौरंगी पर इमामिया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से जश्न मनाया जा रहा है और यहाँ पर जो है फ़लस्तीन के हक में जो है नारेबाजी कर रहे हैं। ISO के कारकुनान की जो है बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। मैं आपको यहाँ ये भी बताता चलूँ कि फ़लस्तीन का 110 मीटर का जो झंडा है वो भी यहाँ पर लाया गया है, जिसको लहराया जा रहा है और कारकुनान ने जो है फ़लस्तीन के झंडे और पाकिस्तान के झंडे जो है वो हाथों में उठा रखे हैं। ISO के कारकुनान की जो बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पर जो है जश्न मनाया जा रहा है। जश्न में ख़वातीन और बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं। जी, मुल्तान में अल-कुद्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम फ़लस्तीनी मुजाहिदीन की हिमायत में जश्न का इनेकाद किया गया है। हमास की मुजाहिदीन की हिमायत में आतिशबाजी के साथ मिठाई तकसीम की गई। शुरका की जानिब से इसराइल के खिलाफ नारेबाजी की गई और परचम नजर आतिश भी किए गए। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशत गर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई में दहशत गर्द अजीमुल्लाह हलाक हो गया। हलाक दहशत गर्द के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। मकामी लोगों ने ऑपरेशन को सराहा है। आपको बताएं कि शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशत गर्दों के दरमियान ये शदीद फायरिंग का तबादला हुआ है। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई में दहशत गर्द अजीमुल्लाह हलाक हो गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने खेल में सियासत पर भारत को तनकीद का निशाना बनाया है। वज़ीर आज़म का कहना है कि भारत की जानिब से पाकिस्तानी शायकीन और सहाफ़ियों को वीज़े जारी ना करना वादे की खिलाफी है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तानी शायकीन और सहाफ़ियों को वीज़े फराहम करने का पाबंद है। अफसोस होता है वर्ल्ड कप जैसे अहम इवेंट में भी भारत बिला वजह सियासत कर रहा है। 2018 में पाकिस्तान की तरक्की के सफ़र को साजिश से रोका गया। मुस्लिम लीग नवाज की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का ठोकर न्याज बेग में जलसे से खिताब। कहा नवाज शरीफ मुल्क की मईशत ठीक करने आ रहा है, ऐसा करके वो किसी पर एहसान नहीं करेगा। अवाम को सिर्फ मुस्लिम लीग नून ही नहीं मुश्किलात से निकाल सकती है। जिसको वज़ीर आज़म बनाया गया उसने सिर्फ गालियां दी और मजाक उड़ाया। नवाज शरीफ को 2017 में इक़्तिदार से ना निकाला जाता, वज़ारत-ए-उज़्मा से ना निकाला जाता तो क्या आज पाकिस्तान का ये हाल होता? क्या आज महंगाई का ये आलम होता? शेर को मिटाने वाले कई आए कई चले गए, शेर वही खड़ा है इंशाअल्लाह। और आज पाकिस्तान के कोने कोने से आवाज आ रही है वज़ीर आज़म नवाज शरीफ। इंशाअल्लाह 2018 में नवाज शरीफ के वोट पर डाका डालकर जिस घड़ी चोर को हुकूमत दी ना, उन वज़रा का सारा टाइम आपकी खिदमत की बजाय टीवी पर बैठकर गालम गलोच और मजाक उड़ाने में सर्फ होता था। कौम नवाज शरीफ का रास्ता इसलिए देख रही है कि नवाज शरीफ हमेशा मुल्क को ठीक करके दिखाता है अल्लाह के फजल करम से। नवाज शरीफ ने इस मुल्क को इंशाअल्लाह ठीक करना है, क्योंकि वो इस मिट्टी का बेटा है। वो बाहर से इम्पोर्ट होकर नहीं आया, उसको किसी ने फॉरेन फंडिंग के जरिए लॉन्च नहीं किया पाकिस्तान में। ये धरती हमारी है, ये मुल्क हमारा है, ये मिट्टी हमारी है, इसको हमने ही ठीक करना है, इंशाअल्लाह करके दिखाएंगे। दूसरी जानिब नवाज शरीफ ने बरतानिया में अपना क़याम मजीद बढ़ा दिया है। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने लंदन में क़याम बढ़ा दिया है। वो 2 रोज़ मजीद लंदन में क़याम करेंगे। लीग ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ 9 अक्टूबर को लंदन से सऊदी अरब के लिए रवाना होंगे। 14 अक्टूबर को अमारात और 21 अक्टूबर को शाम 6 बजे लाहौर पहुंचेंगे। ओवरसीज़ रहनुमाओं से मुलाकात में नवाज शरीफ का कहना था कि उनकी पहली और आखिरी तरजीह मईशत की बहाली है। पाकिस्तान को मुआशी मैदान में मुस्तहकम करने में सबको अपना किरदार अदा करना होगा। तरक्की का सफ़र वहीं से शुरू होगा जहां से ख़त्म किया गया था। अवाम वोट की ताकत से एहतसाब करेंगे। हम हिजरत करके आए थे, अपने साथ हेरोइन और क्लाशनकोफ नहीं लेकर आए थे। हम मुतालबा करते हैं कि बंगालियों को तमाम पाकिस्तानियों की तरह सहूलतें फराहम की जाएं। सरबरा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि शनाख्ती कार्ड के मसाइल पर हमें भी मुश्किलात का सामना है। हमने ये मुल्क बनाया है, हमसे शनाख्त नहीं छीनी जा सकती।
हम अपनी मर्जी से आए थे, अपने वोट से आए थे इस पाकिस्तान को बनाने और चलाने के लिए, और आप पाकिस्तान के उस शहर में हैं जिसने पाकिस्तान को चलाने का और पालने की जिम्मेदारी ली थी। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप उस झूठ, उस प्रोपेगेंडे का शिकार नहीं हुए जिसके जरिए लोगों को एमक्यूएम से दूर रखने की कोशिश की जाती रही है। वो कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं और हम समझते हैं कि जागीरदाराना निज़ाम जब तक ख़त्म नहीं होगा, जब तक आम हारी किसान और मजदूर के पास उसका पाकिस्तान उसको वापस नहीं लौटाएंगे, पाकिस्तान अपने मकसद को पूरा नहीं कर पाए। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि भारत ने वर्ल्ड कप के अपने पहले मैच में कैंगरूज को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी है। पहले खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 199 रन पर ढेर हो गई। स्टीव स्मिथ 44 रन बनाकर नुमाया रहे, जबकि रविंद्र जडेजा ने 3 शिकार किए। 200 रन की हदफ के ताक़ुब में भारत की 3 विकेटें 2 रन पर गिर गईं, जिसके बाद विराट कोहली और केएल राहुल ने टीम को संभाला। विराट कोहली 85 रन बनाकर आउट और केएल राहुल 97 रन बनाकर नॉट आउट रहे। लाहौर के जिना पोलो फील्ड्स में मेंबर्स टूर्नामेंट का फाइनल मैच हुआ। ZS पोलो ने डीन पोलो की टीम को आउट क्लास कर दिया। ZS ने मैच 3 के मुकाबले में 8 गोल से जीत लिया। लाहौर से देखिए अरसलान रफीक भट्टी की रिपोर्ट। एक हफ्ते से जारी टूर्नामेंट के फाइनल में ZS पोलो ने हरीफ दीन पोलो को बआसानी 3 के मुकाबले में 8 गोल से शिकस्त दी। दोनों टीमों ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। कुछ प्लेयर्स थे, कुछ घोड़े थे जो अभी क्योंकि सीजन का शुरू है तो वो थोड़ा सा स्लो होते हैं, बट आहिस्ता आहिस्ता पिकअप करते हैं। इट बिकम्स फास्टर एज द सीजन गोज ऑन। हार जीत तो होती है गेम में, मेन पॉइंट इसके मज़ा आया है और सीजन ओपनर है तो काफ़ी टाइम है अभी प्रैक्टिस का, तो इंशाल्लाह जैसे सर्दियाँ आएंगी तो थोड़ा बेहतर खेलना शुरू हो जाएंगे हम, नो प्रॉब्लम। दूसरे मैच में इंडस सफारी ने रिजास पोलो को 6.5 के मुकाबले में 9 गोल से शिकस्त दी। मैं बड़े होके पोलो प्लेयर बनूंगा और मेरा दिल करता है मैं ग्राउंड में जाके खेलूंगा और राष्ट्र के साथ घोड़ा का भी करते हैं, एड़ी के साथ भी। मैंने फील्ड में जाके खेलना है और सारे गोल करने हैं। फाइनल के बाद बेहतरीन खिलाड़ी और जीतने वाली टीम को ट्रॉफी और इनामात दिए गए, जबकि फौजी बैंड ने भी मुख्तलिफ धुनें बजाकर हाजरीन से दाद समेटी। कैमरामैन वकास भट्टी के साथ अरसलान रफीक भट्टी, GTV न्यूज लाहौर। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए GTV न्यूज।